केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात आज बांग्लादेश की करेंगे, जहां आज सियासत ने नया मोड़ लिया है। 17 साल का वनवास खत्म कर तारिक रहमान ढाका लौट चुके हैं। तारिक खालिद जिया के बेटे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए आज लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक नारे, झंडे और जोश देखा गया। और ये सिर्फ स्वागत नहीं था, ये ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन था। बीएनपी से राजनीतिक पुनर्जन्म बता रही है और संदेश साफ है कि चुनाव से पहले पार्टी ने अपना सेनापति मैदान में उतार दिया है। तारिक की वापसी ऐसे वक्त पर हुई है जब बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। अवामी लीग बाहर है, शेख हसीना राजनीतिक हाशिए पर है और मोर्चे पर है जमात इस्लामी। मोहम्मद यूनुस हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं, उन पर सवाल ही सवाल हैं। ऐसे में तारिक की वापसी क्या गुल खिलाएगी, और अगर तारिक जीतते हैं तो उनके भारत से कैसे रिश्ते होंगे, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां सत्ता की वर्दी अब सुरक्षा नहीं डर की पहचान बन चुकी है। सीडीएफ बनने के बाद भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेचैन है, क्योंकि जेल में बंद इमरान खान आज भी पूरे सिस्टम की नींद उड़ाए हुए हैं। हालात यह है कि जनरल दिन हो या रात, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही घूमना है। लंदन में इमरान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर पर जानलेवा हमला हुआ और कहा जा रहा है कि अकबर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मुनीर के डर को बेनकाब कर दिया। उसी बयान के बाद से धमकियां मिली और फिर हमला हुआ। यानी ये समझ लीजिए कि तानाशाही पहुंच है वो सरहद पार कर चुकी है। इमरान को डेथ सेल में रखकर पागल साबित करने की कोशिश, समर्थकों पर जुल्म करना, मीडिया पर पहरे लगाना, इसके बावजूद दुनिया भर में इमरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और यही बगावत मुनीर को परेशान कर रही है। गृहमंत्री धमकी दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत खुद कांप रही है। क्या पाकिस्तान में फौजी राज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इस पर भी आपको डिटेल देने वाले हैं। तीसरी खबर लखनऊ की है। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में गिने जाने वाले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की खबर है, जहां अब सवाल इलाज का नहीं, आइडियोलॉजिकल इन्फेक्शन का खड़ा हो गया है। आरोप है कि कुछ कट्टरपंथी सफेद कोट की आड़ में दिमागी सोच को बदल रहे थे। पैथोलॉजी लैब जहां टेस्ट होते थे, वहां कथित तौर पर धार्मिक तकरीरें, कट्टरपंथी बातों के आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वीसी से मिलकर शिकायत की है कि कट्टरपंथी क्लास की जांच की जाए। सवाल यह है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में यह सब कब से चल रहा था और किसकी शह पर चल रहा था? क्या ये वही पैटर्न है जहां संस्थानों को टारगेट करके धीरे धीरे आइडियोलॉजी इंजेक्ट की जाती है? क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हो सकता है कि भविष्य अब बदल जाए। और चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश की जमीन से मुल्ला यूनुस का पैकअप हो चुका है। 2 महिलाओं ने मुल्ला यूनुस की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। शेख हसीना ही यूनुस का दम निकालने के लिए काफी थी, लेकिन अब तो खालिदा जिया ने भी अपने लंदन वाले बेटे को ढाका बुला लिया है। और इसके बाद ढाका में किस तरह लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आज सुबह ढाका में कैसा माहौल था। यूनुस के खिलाफ ये जंग की पहली तस्वीर जैसी तस्वीर है, आप समझिए। और कट्टरपंथियों की भीड़ भी अब मुल्ला यूनुस को बचा नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। देखिए कितनी भीड़ उतरी हुई है। और बांग्लादेश की जमीन पर गृह युद्ध के संकेत को लेकर आज खालिदा जिया का बेटा ढाका उतर चुका है। ये उसी वक्त की तस्वीर है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जहां खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान ढाका एयरपोर्ट उतरा। और ये तस्वीरें पूरे बांग्लादेश में देखी जा रही थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तारिक रहमान सीधा एक बुलेट प्रूफ बस में सवार हुआ और एयरपोर्ट रोड पर तारिक के समर्थकों ने कुछ इस तरह उसका स्वागत किया है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कैसे झंडे लेकर बीएनपी के पहुंचे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। दीर्घ 17 বছর পর একটি
অত্যাচার জুলুম এবং নির্বাসিত জীবনের যে করতে চাই যে শীতকালীন এই সময়টিতে গেল কয়েকদিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শীত পড়েছে বললে হয়তো ভুল হবে না। ঢাকায় আজকে শৈত্যপ্রবাহেরও কিন্তু একটি পূর্বাভাস ছিল, কিন্তু কোনো কিছুই কিন্তু তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তারা বেশ কয়েকদিন যাবৎ যখন থেকে এই মঞ্চ তৈরির কার্যক্রম দীর্ঘ 17 বছরের নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর আজ और समर्थकों के बीच घिरे तारिक यहाँ से सीधे पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ बीएनपी के समर्थकों को तारिक रहमान ने संबोधित किया। और ये बांग्लादेश में तख्ता पलट का सबसे बड़ा संकेत है। आप देखिए मंच से कैसे अभिवादन कर रहे हैं। और अब समय का चक्र देखिए कैसे घूमता है। आपको दो तस्वीरों से समझाते हैं। एक तस्वीर है साल 2008 की, तारीख थी 11 सितंबर, जब तारिक रहमान को बीमारी का बहाना बनाकर देश छोड़ना पड़ा था। वो लंदन इलाज कराने के बहाने गए थे, भाग गए थे। और उसके बाद अब 17 साल बाद यानी आज तारिक बांग्लादेश में उनकी वापसी हुई है। और वापसी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में ये दो तस्वीरें इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। अब तारिक रहमान तो लौट आए हैं, लेकिन वो अपने साथ किस किस को लाए हैं, तो आपको तस्वीर दिखाते हैं। तारिक रहमान के साथ आपको बताएं कि उनकी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान भी ढाका वापस लौट आई हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उनकी बेटी जाइमा रहमान भी लंदन से वापस आई हैं, बांग्लादेश आ चुकी हैं। जुबैदा रहमान बांग्लादेश की ही रहने वाली उनकी पत्नी, जो एक डॉक्टर हैं और साल 2008 में देश छोड़ने से पहले वो बांग्लादेश में अपना अस्पताल चलाया करती थी। वहीं उनकी बेटी जाइमा पेशे से एक वकील है, जिन्होंने लंदन से ही कानून की डिग्री ली है और वहीं प्रैक्टिस करती रही हैं। लेकिन अब पूरा परिवार वापस बांग्लादेश लौट आया है। देखिए, तारिक के साथ सिर्फ उनकी पत्नी और बेटी नहीं आए हैं, बल्कि उनके साथ एक बिल्ली भी आई। आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस बिल्ली का नाम जीबू है और ये बिल्ली तारिक की पेट है, जिसे वो अपने साथ ढाका लेकर आए हैं। मतलब प्लान अब किसी भी तरह की वापसी का नहीं है। ये तस्वीर दिखाने का अर्थ सिर्फ यही है कि पूरा परिवार पेट समेत वापस आ गया है और अब यहीं सेटल होंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ये तस्वीर यही संदेश दे रही है। तारिक की वापसी के साथ ही पूरे बांग्लादेश में उनके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। ये एक तरह से चुनावी शंखनाद है, जिसकी आवाज सुनकर मुल्ला यूनुस की कट्टरपंथी नींद टूटना तय सा लग रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में खालिदा जिया और तारिक को लेकर कितना उत्साह है। आज पूरे दिन वो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई हैं। तो देखिए, पूरा बांग्लादेश तारिक के साथ नजर आ रहा है। तो वहीं तारिक ने ढाका में लैंड करते ही मुल्ला यूनुस को फोन मिला दिया। बताया जा रहा है कि यह फोन सुरक्षा मुहैया कराने पर धन्यवाद कहने के लिए था, लेकिन लोगों का मानना है कि यह मुल्ला यूनुस के लिए एक अल्टीमेटम कॉल जैसा था। जी, আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম আয়োজন করেছেন, বিশেষ করে আমার নিরাপত্তার জন্য। इस फोन कॉल का मकसद साफ था कि अब यूनुस का टाइम खत्म हो चुका है और अब उसे अपने कट्टरपंथी चमचों के साथ कराची के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में या तो यूनुस को जेल होगी या फिर जहन्नुम मिलेगा। तैयारी इसी तरफ होती दिखाई दे रही। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तारिक रहमान सिर्फ बांग्लादेश घूमने नहीं आए, बल्कि यूनुस को चुनाव में धोबी पछाड़ देने के लिए आए हैं। और यही वजह है कि यूनुस ने चुनाव टालने का एक रावलपिंडी प्लान बनाया था, जहां एक कट्टरपंथी की हत्या कर बाकी कट्टरपंथियों को भड़काया गया। लेकिन अब ढाका के इन कट्टरपंथियों को भी पता चल चुका है कि हादी के मौत के पीछे कातिल कोई और नहीं बल्कि मुल्ला यूनुस ही था। আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। देखिए, कट्टरपंथियों के सारे हिंसा भड़काने वाला यूनुस अब फंस चुका है। तो वहीं तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। नए साल में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले दोनों ही तरफ से तलवारों को मैदान से निकाला जा रहा है। और इसके पीछे की पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं।
तारिक रहमान के आने से यूनुस खुश नहीं है। तारिक की पार्टी बीएनपी सर्वे में, जो चुनावी सर्वेज हैं, उसमें सबसे आगे चल रही है और ये अच्छी खबर नहीं है यूनुस के लिए। बांग्लादेश लौटने पर तारिक का शक्ति प्रदर्शन भी यूनुस ने देखा है और इस प्रदर्शन से कट्टरपंथी तत्व खुश नहीं। चुनावों से पहले बीएनपी और जमात में टकराव की पूरी आशंका दिख रही है। तारिक ने यूनुस सरकार से मतभेद पहले भी जताए हैं। यूनुस सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने जमात इस्लामी की आलोचना भी की है। चुनाव में उन्होंने गठबंधन से इनकार कर दिया, यानी कि यूनुस और तारिक साथ नहीं आने वाले, इनकी पार्टी साथ नहीं आने वाली। भारत के लिए बीएनपी अपेक्षाकृत उदार पार्टी समझी जा सकती है। बीएनपी के सत्ता में आने पर विदेश नीति में बदलाव होगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और 1 दिसंबर को पीएम मोदी ने खालिदा जिया से बात भी की थी। खालिदा के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी और जवाब में बीएनपी ने आभार जताया था। मतलब तारिक का आना यूनुस के लिए बुरी खबर है, लेकिन भारत के लिए सकारात्मक घटना के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तारिक के वापस आने से पहले जहां उनकी पार्टी के समर्थक रेड कारपेट बिछा रहे थे, तो वहीं मुल्ला यूनुस ने जमीन पर जिहादी बारूद फैलाने की कोशिश की। इन 3 तस्वीरों से अब बांग्लादेश की नई कहानी लिखी जा रही है। जहां यूनुस ने हिंदुओं पर हमले करवाए, उनकी जान ली, तो वहीं अब तारिक की वापसी के बाद क्या कट्टरपंथी बिल में छिपने वाले हैं, या फिर तारिक भी इन जिहादियों के साथ कोई सीक्रेट करार करने वाला है। स्थिति कुछ भी हो, लेकिन यूनुस का हाल बेहाल होगा, ये 100% तय है। देखिए, कभी बांग्लादेश की सियासत में टॉप पर रहने वाला रहमान परिवार आज बांग्लादेश में बदलापुर की कहानी लिखने के लिए उतर आया है। शेख हसीना के कारण 17 साल लंदन में गुजारने के बाद अब तारिक चुप तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि खालिदा परिवार को सबसे ज्यादा चोट हसीना ने ही दी है। तो वहीं कट्टरपंथियों के क्लब ने भी खालिदा से उनका परिवार छीना है। खालिदा जिया बीमारी से जूझ रही हैं और इस बीमारी में भी उन्हें उनके बेटे से दूर रहना पड़ा, लेकिन आज ये परिवार एक हो चुका है। खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, उनकी बहू जुबैदा रहमान और पोती जायमा रहमान बांग्लादेश आ चुके हैं। और अब जब ये एक साथ हैं, तो क्या बांग्लादेश में, माफ कीजिएगा, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है? ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में ढाका अस्पताल के अंदर इलाज करवा रही खालिदा जिया भी अब अपने जख्मों का बदला तो जरूर लेंगी, लेकिन खतरा दोनों तरफ है, क्योंकि खालिदा जिया के ही पिता जियाउर रहमान सैन्य शासक से नेता बने थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के 4 साल के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में खालिदा को फिक्र तो जरूर होगी कि इतने साल की वापसी के बाद कहीं यूनुस उनके बेटे के खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन प्लान ना तैयार कर ले। इसकी चिंता जरूर होगी खालिदा को, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ भी मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों का एक पूरा बैच उनके घर पर छोड़ दिया था, और जिसके बाद शेख हसीना को जिहादी भीड़ से जान बचाने के लिए भारत की शरण में आना पड़ा था। तो ये उस वक्त की बात है, और ऐसे में खालिदा जिया को डर है। यूनुस को जिहादी हिंसा के सारे सत्ता भोग का सपना रावलपिंडी से दिखाया जा रहा है। यूनुस की कट्टरपंथी सोच के पीछे कोई और नहीं है, बल्कि मुल्ला मुनीर है, जो यूनुस का ब्रेन वॉश कर रहा है। देखो, जो बांग्लादेश में अभी नारेबाजी हो रही है, रेडिकलाइज मुस्लिमों को किया जा रहा है, यहाँ पर तो एक ही कंट्री है जो इस्लाम को मिसयूज करते, वो है पाकिस्तान। तो डेफिनेटली वही सिचुएशन अभी आपको मिल रही है बांग्लादेश में। तो डेफिनेटली जो बांग्लादेश में अभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जो वहां पर वर्ड यूज अल्फाज, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के, बट बोलते हैं आप बांग्लादेश में वो। और देखिए, पाकिस्तान का यही लाहौरी चूरन चखने के बाद अब मोहम्मद यूनुस ढाका में क्या कुछ करवा रहा है, आप तस्वीरों में देखिए, जहां ढाका की मधुर कैंटीन में कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया। यह हमला सिर्फ इसलिए बोला गया क्योंकि कैंटीन का नाम मुल्ला नहीं मधुर था। तो यूनुस ने हिंदुओं का हौसला तोड़ने की तमाम कोशिशें की, लेकिन यूनुस की जिहादी भीड़ का जवाब हिंदुओं ने एक गीत गाते हुए दिया, और गीत के बोल हैं, एकला चलो रे। आप भी
तो बांग्लादेश के हिंदू एक साथ होकर मोहम्मद यूनुस का मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं भारत से भी हिंदुओं ने यूनुस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। वो भी देख लीजिए। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और लगातार जो उद्घोष नारेबाजी आपको यहाँ पर नजर आएगा। लोगों में गुस्सा। और अब ये नोएडा स्टेडियम से निकला हुआ मार्च की तस्वीरें अब वो यहाँ पर पहुंच गई। आप देखेंगे कि सड़कों पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर नारेबाजी। और यहाँ से आप तमाम वो पोस्टर्स, तमाम वो बैनर्स आप समझ पाएंगे। जागो हिंदू जागो के पोस्टर्स हैं, बजरंग दल नोएडा के आपको पोस्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से हिंदुओं ने ढाका में बैठे मुल्ला यूनुस को साफ मैसेज दे दिया है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए तैयार रखा गया है सिंदूर 2.0। बांग्लादेश में भी ट्रायल के लिए लॉन्च किया जा सकता है इसे। वो सड़कों पर बिल्कुल कदम उठाने चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए और इसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना चाहिए। होना चाहिए गुस्सा। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। जागरूक करने के लिए तो है ही। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फ्री में सारी सुविधाएं मिलती है, फ्री राशन, फ्री आयुष्मान कार्ड और ये क्या बोलते हैं आधार कार्ड सब बना के दे रही है हमारी गवर्नमेंट। और वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुओं को एक एक करके हिंदुओं को मार रही है। वहाँ दीपू को कितनी बुरी तरह, दीपू चंद को कितनी बुरी तरह मार के जलाया गया। और हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट उनको इतनी सुविधाएं दे रही है, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, सबको मतलब फ्री में सारी सुविधाएं, घर फ्री, मकान फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, रहना फ्री, राशन फ्री, सब फ्री में दे रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के बाद ढाका की सियासत क्या करवट लेने वाली है, इस पर हमारी नजर है। लेकिन हिंदू विरोध से सत्ता की चाशनी चखने वाले मुल्ला यूनुस के साथ अब कट्टरपंथी क्या करने वाले हैं और तारिक के लॉन्च पैड से निकलने वाली सियासी मिसाइल का पहला टारगेट क्या यूनुस की जमात होने वाली है, इस रिपोर्ट से समझिए। बांग्लादेश में सियासी भूचाल की आहट है। ढाका से आई ये तस्वीरें अब यूनुस काबीना के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं। जमात के नाम पर कट्टरपंथियों की टोली लेकर चलने वाले यूनुस अब कराची प्रवास की टिकट का इंतजार कर रहे हैं। रावलपिंडी के निर्देशन में शेख हसीना के खिलाफ जिहादी जंग लड़ने के बाद अब यूनुस का सामना बीएनपी के सुल्तान तारिक रहमान से है। तारिक रहमान बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे 2008 से लंदन में रह रहे थे। 17 साल बाद ढाका वापसी हुई। हसीना सरकार में उन्हें सजा मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश के केसेस लगाए गए थे। हसीना के जाने के बाद सभी केसेस में बरी किया गया। बीएनपी का ये सबसे बड़ा चेहरा है। इनकी उम्र 60 साल है। पीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। खालिदा जिया के बेटे का आगमन ही अब यूनुस के जाने का काउंटडाउन है। यूनुस के साथ भी अब शेख हसीना पार्ट 2 होने वाला है। फर्क बस इतना है कि हसीना को भारत में सुरक्षित शरण मिली तो वहीं यूनुस को मुनीर के बंकर में शिफ्ट होना पड़ सकता है, जहां सिंदूरी मिसाइल का खौफ बदस्तूर जारी है। यूनुस के सामने अब 2 रास्ते हैं। या तो चुनाव में कुछ ऐसा करें कि जीत उनके हाथ लगे, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। दरअसल बांग्लादेश की चुनावी टक्कर में 3 पार्टियां मैदान में हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वर्सेस जमात इस्लामी वर्सेस नेशनल सिटीजन पार्टी। इन तीनों ही राजनीतिक दलों में से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है और अब तौकीर की ढाका लैंडिंग के बाद उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में मुल्ला यूनुस के पास हाथ मसलने के अलावा और कोई चारा नहीं। बाकी यूनुस की कट्टरपंथी फौज हर बार की तरह एक बार फिर तारिक के खिलाफ देश को खाक में लगाने का खाका तैयार कर रही है। बांग्लादेश में गृह युद्ध का सायरन बज रहा है। ये लड़ाई मुल्ला और मौलाना की है। जहां मुल्ला यूनुस के साथ रावलपिंडी का मुनीर है, तो वहीं तारिक के साथ कट्टरपंथ से परेशान आवाम का साथ। लेकिन यूनुस को निपटाने के बाद तारिक का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये भी दिल्ली से ही डिसाइड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में मुल्ला यूनुस जिहादी फॉर्मूला अपनाकर सत्ता बचाना चाहता है, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है?
पाकिस्तान बखूबी जानता है। दूसरी तरफ भारत के अंदर हर धर्म का कैसे सम्मान होता है और खुद प्रधानमंत्री कैसे इस विचारधारा का नेतृत्व करते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए जहां आज क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी खुद दिल्ली के कैथीड्रल चर्च पहुंचे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जहां वो जश्न का हिस्सा बनते दिखाई दिए हैं। We give you thanks. बांग्लादेश जैसे देश जो पाकिस्तान की संगत में बर्बाद होते हैं, उन्हें भारत से सीखना चाहिए। हजारों साल पुरानी परंपरा कैसे जीवंत रहती है, भारत से सीखें। भारत इसका उदाहरण है, कैसे परंपराओं को सम्मान दिया जाता है। इस तस्वीर से आप समझिए जहां एक कोरियाई रानी की अयोध्या में प्रतिमा लगाई गई है और यह प्रतिमा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों का एक सेतु है। और अयोध्या में कोरिया की राजकुमारी का सम्मान क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिमा क्यों लगाई गई है। लगभग 2000 साल पहले की घटना है। भारतीय राजकुमारी सूरी रत्ना अयोध्या से समुद्री यात्रा कर कोरिया पहुंची थी। कोरिया के गेया राज्य के राजा किम सुरो से शादी उन्होंने की। उनका कोरियाई नाम हियो वांग ओक पड़ा। 12 बच्चे हुए। वंशजों ने किम और हियो कुल बनाए गए और आज 10-12% कोरियाई उनके वंशज माने जाते हैं। गिम्हाय किम और गिम्हाय हियो मुख्य कुल हैं। राजकुमारी की कब्र गिम्हाय में, मेमोरियल अयोध्या में और अब राजकुमारी की प्रतिमा का भी अनावरण कर दिया गया है। जड़ें यहाँ से थी और ऐसे में उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है ससम्मान। ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच उस रिश्ते की कहानी है जो है तो 2000 साल पुरानी, लेकिन संबंधों में भारत ने कभी कोई कमी नहीं आने दी। और यही वजह है कि आज दक्षिण कोरिया की ज्यादातर आबादी का डीएनए हिंदुस्तानी ही है। 2000 years ago, the Ayodhya princess traveled to Korea and married a Korean king. King Kim Suro, the last name Kim. And this Kim Suro's descendant, the King Kim, this last name Kim, this descendant is the biggest clan in in Korea. Almost 10% of Korean, the name is Kim. So that means that almost 10% of Koreans are related with India. और चलिए अब आपको दक्षिण कोरिया के पड़ोस की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जहां बांग्लादेश में खालिदा जिया ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है, तो वहीं उत्तर कोरिया में भी किम जोंग उन अपनी बेटी को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां आपको किम जोंग के साथ उनकी बेटी दिखाई दे रही है और अलग अलग जगह ले जा रहे हैं वो अपनी बेटी को। तो अब सवाल यह है कि क्या अपनी बेटी के लिए किम जोंग सत्ता की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? जवाब आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तस्वीरों से लगता है। बीते एक हफ्ते में 2 घटनाओं से अटकलें तेज हो गई हैं। 20 दिसंबर को लग्जरी होटल्स का उद्घाटन किया गया। मौके पर किम जोंग अपनी बेटी के साथ पहुंचे। परमाणु संचालित पनडुब्बी के निर्माण स्थल भी गए। यहां भी उनके साथ उनकी बेटी किम जू मौजूद रही। ये उत्तर कोरियाई नौसेना को मजबूत करने का प्रोजेक्ट है। किम जोंग अपनी बेटी को सैन्य जानकारियां दे रहे हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग अब कुर्सी छोड़ सकते हैं और अपनी बेटी किम जू को कमान सौंप सकते हैं। मतलब उत्तर कोरिया की नई तानाशाह होंगी किम जू। वही बात अब पाकिस्तान की भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां सीडीएफ बनने के बाद मुनीर डरा सा फिर रहा है। अपनी कुर्सी कंफर्म करने के बाद भी फील्ड मार्शल को डरावने ख्वाब आ रहे हैं और इस डर की सबसे बड़ी वजह है इमरान खान। मुनीर ने नियाजी को डेथ सेल में रखा है। पाकिस्तानी फौज उन्हें पागल बता रही है, उनके समर्थकों पर हमला कर रही है। इमरान के खिलाफ मुनीर ऐसा नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? उसे किस बात का डर सता रहा है? आपको एक एक खबर विस्तार से बताने वाले हैं। नियाजी के समर्थन में दुनिया भर में आपको बताएं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे मुल्ला मुनीर भयभीत हो गया है। उसे हर तरफ अपनी मौत, अपनी हार दिखाई दे रही है, जिससे डरकर मुनीर ने लंदन में बैठे इमरान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर पर हमला करवा दिया। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं और इस जानलेवा हमले में अकबर का चेहरा ही फ्रैक्चर हो गया।
समर्थकों का आरोप है कि हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर ही कराया गया, जिसे लेकर भारी बवाल अब मचा हुआ है। आपको बताएं कि सवाल लगातार चल रहे हैं कि आखिर यह हमला कराया क्यों गया है। पाकिस्तान में जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है उसको लेकर यही हालात है, और क्या कहना है उनका जिन पर यह अटैक हुआ है, आप उनको भी सुनिए। आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। तो आप समझ रहे हैं ये इसलिए हमला करवाया गया है क्योंकि यही वो शख्स थे, अकबर ही वो शख्स थे जिन्होंने ये खुलासा किया था कि मुनीर इस कदर डरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि बुलेट प्रूफ पहनकर घूमता है। देखिए, पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य संकट गहराता जा रहा है। मुनीर रात में ही नहीं, दिन में भी जहां जा रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, सबूत दिखा रहे हैं आपको कैसे मुनीर हमले से बचने के लिए अपनी ही वर्दी के नीचे बॉडी आर्मर पहनकर घूम रहा है। इमरान ने मुनीर के अंदर मौत का नया डर पैदा कर दिया है। आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, बॉडी आर्मर पहना हुआ है ये शख्स। शहजाद अकबर ने मुनीर के खिलाफ और क्या बयानबाजी की, कैसे उनकी इस बयानबाजी से पाकिस्तान की आवाम फील्ड मार्शल के विरोध में आ गई है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल मुनीर के खिलाफ पीटीआई ने मोर्चा खोला हुआ है। मुनीर शासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। मुनीर को मौत का डर अब ऐसे में सता रहा है। मौत के डर से वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा है। मुनीर की कायरता का ये प्रतीक है, क्योंकि इतना डर हो जाना कि अपनी वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ पहनना जिससे किसी को पता ना चले और वो सेफ भी रहे। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि तानाशाही चल रही है, मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, असंवैधानिक संशोधन किए जा रहे हैं, फौज में नियुक्तियों का संकट है। मुनीर का हाइब्रिड शासन देश को बर्बाद कर रहा है और अकबर ने जब इसका खुलासा किया तो छटपटा गए मुनीर, और यही वजह है कि फील्ड मार्शल अकबर पर हमलावर हैं, उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। मुनीर कैसे लंदन में बैठे शहजाद अकबर की जान का प्यासा बना है, उसकी एक एआई इमेज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। आपको इस इमेज में देखिए, आसिम मुनीर और उसके साथी अकबर पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एआई इमेज है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उस पर बिल्कुल मौजूद है, और यही है असली सच्चाई है। शहजाद अकबर पर हुए हमले को लेकर पीटीआई नेताओं के अंदर भारी गुस्सा है, और वो मुल्ला मुनीर की इस हरकत पर न सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि मुनीर मुक्त पाकिस्तान की बड़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं। लंदन में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उनके ऊपर पता चला है कि एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। उनको जख्म भी आए, उनके चेहरे पे भी जख्म आए, तो ये बड़ा काबिल मजम्मत फील है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। किसी अननोन आदमी ने हमारे पार्टी के लीडर पीटीआई के शहजाद अकबर साहब के घर के ऊपर सुबह 8 बजे जाकर उनके ऊपर फिजिकल अटैक किया है, उनको फिजिकली असॉल्ट किया, और वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर है। हमला हुआ जिसकी पाकिस्तान तरीके साहब यूपी पुरजोर मजम्मत करती है। कभी भी हक और हक पे लड़ने वाले घबराते नहीं है। जो कुछ आप लोग कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, करें। मुनीर कैसे पाकिस्तान में अपनी तानाशाही चला रहा है, उसका एक और सबूत आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर के बयान के बाद उन्हें क्या चेतावनी दी है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा है कि मुनीर के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। टीम का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर देम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा, और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानव अधिकारों के समर्थकों ने इमरान खान, बुशरा बीबी और अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ व्यवहार की खुले तौर पर निंदा की है और मुल्ला मुनीर की नीतियों की धज्जियां उड़ाई, सवाल खड़े कर दिए।
दुनिया भर में इमरान को लेकर कैसे न्याय की मांग की जा रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ जंग की आवाज तेज हो चली है और मुनीर के अंदर इसी बगावत का डर है। ये सिर्फ बगावत मुनीर की मौत का काउंटडाउन जैसी लग रही है, सिर्फ बगावत नहीं है ये। मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है आज भी। विदेश में रह रहे पाकिस्तानी कैसे अपने मुल्क को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की तानाशाही पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। के लिए आई हूँ जो गैर इंसानी सलूक पाकिस्तान में अवाम के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, ये दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलता। और जिस तरीके से किया जा रहा है, शर्म आती है बताते हुए कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ जमहूरियत है। हर चीज़ का धोखा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर मुनीर कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि न्याजी की बहनों ने भी फाइनल वार्निंग दे दी है कि इमरान को जेल के बाहर आने से अब कोई रोक नहीं सकता है। उनकी बहन को भी सुन लीजिए। आज हमें सड़कों पे देश में एकदम जब सारा पाकिस्तान निकल आ जाएगा उस चीज का ये ना इंतजार करें। इमरान खान को ना तो सिर्फ कैद तन्हाई से निकाले, गैर कानूनी इमरान खान को जो कैद में रखा हुआ है, बेहतर ये है कि उससे भी इमरान खान को अब रिहा कर दें, क्योंकि अब एक और मुनीर को मौत का डर सता रहा है तो दूसरी तरफ शहबाज को सत्ता जाने का खौफ है। अब उन्हें दिन में तारे दिखने लगे हैं। उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा कि इमरान भले ही जेल में बंद हैं, पर उनके समर्थक तो बाहर हैं और समर्थक भी कम नहीं है। वो सत्ता उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं, जिससे डर कर शहबाज ने बातचीत की पेशकश भी कर दी। शहबाज शरीफ ने कैबिनेट में यह बात कही है कि हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैध मुद्दों पर बात होगी। अब पाकिस्तानी हुक्मरान न्याजी से क्या बात करेंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार होने की बात शहबाज शरीफ ने कही है और कहा है कि सिर्फ वैध मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं शहबाज ऑफर भी दे रहे हैं और अकड़ भी दिखा रहे हैं। शहबाज ने कहा कि सभी दलों से संवाद जरूरी है। अगर संवाद जरूरी है तो इतनी शर्तें क्यों लगा रहे हैं? देख रहे हैं आप पाकिस्तानी हुक्मरानों में कितना डर इमरान को लेकर पैदा हो गया है। जहां शहबाज मुनीर अब पीटीआई समर्थकों से घबरा रहे हैं, वहीं मुल्क में उनका जीना टीटीपी ने भी हराम कर दिया है। उनके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाले हालात बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। आप तस्वीर में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों पर 7 हमले किए गए हैं और इस हमले में कई जवानों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। यानी टीटीपी लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रही है, रुक नहीं रही है और सीधा संदेश दे रही है कि वो अब फैसला लेने पर उतारू है और उसी तक ये जो हमले हैं ये जारी रहने वाले हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर कहां बारूद बरसाए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बारूद के ढेर पर पाकिस्तान दिख रहा है। टीटीपी ने 7 हमले किए हैं। टैंक जिले में 3 अटैक्स हुए हैं, वहीं दक्षिणी वजीरिस्तान में भी एक हमला हुआ है। कुर्रम और पेशावर में एक अटैक हुआ है। लक्की मारवत में सेना पर अटैक हुआ, यानी सेना पर हमले टीटीपी रोक नहीं रही है। उनका कहना है कि वो बदला लेते रहेंगे जब तक निर्णय उनके पक्ष में नहीं हो जाता। तो मुल्क की बगावत ने मुनीर शहबाज की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं, उनकी आतंकी सोच की तानाशाही की पोल खोलकर रख दी है। वहीं यूपी के लखनऊ में एक बार फिर छांगुर जैसा गैंग एक्टिव हो गया है, जो प्रयोगशाला में जिहादी मानसिकता का जहर घोल रहा है, कट्टरता का पाठ पढ़ा रहा है और हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद का खेल खेल रहा था। खुलासा क्या हुआ आपको बताते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसके बाद योगी फोर्स अब एक्टिव हो गई है। योगी के शहर में हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले डॉक्टर रमीज पर एक्शन शुरू हो चुका है। केजीएमयू की डॉक्टर का आरोप है कि साथ ही डॉक्टर ने उसके साथ धोखा किया, शोषण किया और धर्म बदलने का दबाव डाला। जब लड़की ने इनकार किया तो दूरी बना ली। लड़की डिप्रेशन में चली गई, आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है, लेकिन पीड़िता को अभी भी धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने अब सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। धर्मांतरण की खबर जैसे ही बाहर आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए। आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे विरोध तेज हो गया है। तो पीड़िता से आपको बताएं कि जो धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर उसने खुलासा कर दिया। सीएम योगी से पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। रेजिडेंट महिला डॉक्टर पर कथित रूप से धर्मांतरण का दबाव बनाने के गंभीर मामले ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। अब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच गया है। स्वयं पीड़ित डॉक्टर से फोन पर बात की है और हर हाल में न्याय दिलाने का उन्होंने पूरा भरोसा पीड़िता को दे दिया है।
और अब ये पूरा मामला क्या है, सीएम योगी ने पीड़ित महिला से क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, डिटेल इस पर दे देते हैं। महिला डॉक्टर के साथ बताया जा रहा है कि खेल खेला गया है। आरोपी डॉक्टर का नाम रमीज है। रमीज ने धर्म बदलकर शादी की शर्त रखी थी। जब लड़की ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो आरोपी डॉक्टर ने उससे दूरी बना ली, जिसके बाद महिला डिप्रेशन में चली गई। कई बार उसने जान देने की कोशिश की। महिला ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई। सीएम योगी ने पीड़िता से फोन पर बात की है। सीएम ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केजीएमयू में ऐसा मामला सामने आया तो डॉक्टर्स ने भी आपको बताएं वीसी से मुलाकात की और पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली पर गंभीर आरोप लगाए। केजीएमयू अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन ने वीसी दफ्तर पर भी शिकायतों को दबाने का, उसे छुपाने का आरोप लगाया है और ऐसे में अब मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि वीसी से मुलाकात करके बड़ी बातें कही गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे ये सब कुछ चल रहा है। ये पुख्ता जानकारी है हमारे संगठन की और बाकी लोगों के पास, ये पूरी जानकारी है कि यहाँ पर टीचर्स हैं इस विभाग के अंदर जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, एक लैब के अंदर वहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं, तकबीर करने के लिए जो उनके जो बाहर से लोग आते हैं वो भी आते हैं, चटाई वटाई बिछा के प्रॉपर तरीके से ये लोग वहाँ पर पूरा इस्लाम की जो चीज़ों को उनको ये रेगुलाइज करते हैं। विभाग के ऊपर हम लोगों ने यही विधि से मांग की थी कि इस पर ये जाँच होनी चाहिए कि ये जो घटना थी, ये घटना को क्यों दबाया गया है और इस पर ऐसे कौन से कारण रहे हैं कि विभाग ने इसी महिला को, जो पीड़ित महिला है, उसी को ही साइकोपैथ घोषित कर दिया और गलती उसी की निकाली और पूरा विभाग इस छात्र के साथ जो खड़ा हो गया है। अगर वाइस चांसलर अपनी जो बात उन्होंने कही है अगर उस पर खरी नहीं उतरती हैं तो हमारा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर हमारा बड़ा संगठन है, संगठन को मजबूत करेंगे और हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। तो लव ट्रैप से धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो चुका है। इसको लेकर केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कार्रवाई का भरोसा दिया है, सुनिए। हमारे पास इसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य नहीं है, किसी ने हमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, किसी ने इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं की है। फिर भी चूंकि ये मीडिया में आ चुका है तो केजीएमयू को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, न केजीएमयू की कोई ऐसी मंशा है कि कोई भी चीज़ छिपाई जाए। तो हम लोग इसकी जल्द से जल्द जांच कराकर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो बहुत जल्द जांच करा के वो कार्रवाई अगर सत्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा, आपको याद है, अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलाते थे। उसी तरह के और भी चेहरे हैं जिनका एक्सपोज होना जरूरी है। यहाँ रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।